Assalamu alaikum everyone. We are back with another episode of Pakistan Means Business. Hope you enjoyed the Eid holidays. I am Saira Parvez Khan and I would begin with briefly explaining the purpose of this channel. This YouTube channel, Pakistan Means Business, has been created in order to acknowledge and appreciate the efforts of the corporate sector and encourage the young minds to pursue the same causes as are being promoted by our corporate sector along with their businesses. Today, we have our esteemed guest, Mia Arif Ali. He is related to one of the biggest causes of the day, which is climate change. His business, which has a purpose, is relevant to renewable energy. And we'll hear more from him. However, this is in direct alignment with the Sustainable Development Goals being promoted by United Nations, in particular, the SDG number 13, which is climate change. Yes, sir. Would you briefly introduce yourself? Assalamu alaikum, Saira. Thank you very much, first of all. और मुझे एहसास है कि ये पेंडेमिक के दौर में इस तरह की एफर्ट्स जो आप कर रहे हो, उन एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना और उनको डेफिनेटली जब तक दोनों साइड्स एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, लियाज़ॉन नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये चीजें जो आप एफर्ट कर रहे हो, वो एफर्ट्स जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकती। वो उर्दू में कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो डेफिनेटली आप अगर बिजनेस प्रमोट कर रहे हो पाकिस्तान का, तो डेफिनेटली ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बनती है कि वी ऑल सपोर्ट योर चैनल एंड वी प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ आवर टाइम अवेलेबल, और उसमें जो कंटेंट है जो आप लेके चलना चाहते हो, उस कंटेंट को जो है वो क्वालिटी कंटेंट में कन्वर्ट किया जा सके। तो आई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप इस कॉज के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पाकिस्तान के बिजनेस के लिए आप इस तरह से सोच रही हैं और आप चाह रही हैं कि पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो हैं उनको प्रमोट किया जा सके थ्रू योर चैनल एंड थ्रू योर बिजनेस एफर्ट्स। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। I've been in this field for almost 10-11 years now, और very specifically I chose this business because मेरा एक थोड़ा सा कॉलेज का बैकग्राउंड था into renewable energy, और I started in my college life developing solar energy thermal projects. So that was way back in 1980s era. उस वक्त जब पाकिस्तान में जो हमारे घरों में जो चूल्हे और गैस के जो ovens और स्टोव्स होते थे, उनके साथ एक बड़ा वो छोटा सा एक पायलट होता था और वो जलता रहता था, और हम एक माचिस की जो दिया सिलाई होती थी उसको हम जाया करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हम जो अपनी नेचुरल गैस है जिसको उर्फ आम में पाकिस्तान में सुई गैस कहा जाता है, उसको हमने बिल्कुल डिप्लीट कर दिया विद इन जस्ट 30 to 40 years ऑफ टाइम। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पाकिस्तान में जब ये गैस दरियाफ्त हुई और हमारे घरों में पहले मिट्टी के तेल के चूल्हे होते थे, तो उस वक्त जब ये गैस पाकिस्तान में आई तो लोगों ने इसको मतलब ज्यादातर डोमेस्टिक यूज के लिए लिया, और हमने पूरे मुल्क में जो है ना इसकी लाइंस बिछा दी। तो उस वक्त हम आई वाज फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे जो आपके गैस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, मेरे फादर ने पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट किया था और 60s में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस का बिजनेस। तो मैं उस क्या कहते हैं माइंडसेट की पैदावार था। तो मुझे मेरे फादर ने एक छोटा सा सिलसिला दिया कि यू लुक इनटू दिस टेक्नोलॉजी के सोलर से, वो बाहर कहीं गए तो वहां से एक छोटी सी बुकलेट ले आए, हाउ टू मेक सोलर वाटर हीटर। तो मैंने उस बुकलेट को पढ़ के तो मैंने पाकिस्तान में सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के ऊपर उस वक्त एक गीजर बनाया या वाटर हीटर जिसे कहते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा वो गोल जो था वो शायद वे अहेड था फॉर आवर टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त गैस जो थी वो बहुत चीप थी और लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये कितनी जल्दी शायद हम ये खत्म कर देंगे।
तो वहां से ये मुझे एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं एक फ्लेवर मिलना शुरू हुआ कि एनर्जी जो है वो उसकी फ्यूचर में किस तरह से डिमांड्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, और हम लोग जो हैं उसको, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अगर नहीं होंगे तो जो फॉसिल फ्यूल के जो रिजर्व्स हैं वो तो अल्टीमेटली डिप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने फिर दोबारा जब इसको जब 2006 एंड 7 में मुशर्रफ दौर था उस वक्त, तो लोड शेडिंग जो थी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजाब होती थी। उसमें बिजली की लोड शेडिंग तो हम शहरों में बर्दाश्त कर रहे थे, हर 1 घंटे बाद 2 घंटे की बिजली का जाना। और इसी तरह जो गैस की लोड शेडिंग थी वो इंडस्ट्री जो हमारी थी वो बहुत ज्यादा उसको सफर कर रही थी। उसकी रीजन ये होती थी कि जब सर्दी में जब प्रेशर बढ़ जाता था नेचुरल गैस की सप्लाई और डिमांड के अंदर, तो उस वक्त उस प्रेशर का जो गवर्नमेंट के जो इदारे थे या जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स थे, उनकी जो कंपनीज थी, वो करती क्या थी कि वो बेसिकली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट पे था कि जब वो चाहें वो मीटर्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं और गैस की सप्लाई जो है उसको वो बंद कर सकते हैं। उस वक्त जो था वो ये होता था कि गैस के वो मीटर्स नवंबर में जब प्रेशर बढ़ना शुरू होता था उनकी डिमांड के ऊपर, तो वो मीटर उतार के, तो वो मार्च के स्टार्ट तक वो मीटर हमें फैक्ट्रीज में नहीं अवेलेबल होते थे। तो मैं अपनी इंडस्ट्री में भी ये एक बहुत बड़ा ये केओस जो था वो मुझे नवंबर टू मार्च ये फेस करना पड़ता था। तो हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर हम जा रहे होते थे कि जनाब हमने अगर बेकिंग करनी है, हमने बॉयलर चलाने हैं, हमने पेंट बेकिंग करनी है, तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल क्या होता। तो एलपीजी उस वक्त पाकिस्तान में इतनी इंपोर्ट नहीं होती थी। तो फिर हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि अगेन फॉसिल फ्यूल ही था, वो था मिट्टी का तेल या डीजल या फर्नेस ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ वुड था। उस वक्त जो एग्रीकल्चरल क्रॉप रेजिड्यू था उसके ऊपर काम नहीं हो रहा था, इतनी डिमांड नहीं होती थी क्योंकि सुई गैस अवेलेबल होती थी। तो मैंने जब 2007 में ये सारा सोचा तो मैंने कहा कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि रिन्यूएबल भी हों और उनको हम दोबारा रिप्लेनिश भी कर सकें, ताकि हमारी जो कंट्री की जो नीड है वो फुलफिल कर सकें और हमारी इंडस्ट्री, हमारी डोमेस्टिक सेक्टर जो ये सफर कर रहा है और कमर्शियल सेक्टर, उसकी सफरिंग को कम से कम किया जाए। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या थे? आई हैड ऑप्शन ऑफ डेफिनेटली सोलर फोटोवोल्टेक, सोलर थर्मल पे मैंने काम किया हुआ था। विंड एनर्जी हम अगर देखते हैं तो रिन्यूएबल के अंदर एक बहुत बड़ा आपको नजर आ रहा होगा कि सेक्टर जो है पाकिस्तान में डेवलप हो गया है विंड एनर्जी का। और उसके अलावा जो था वो हाइडल एनर्जी जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा था। पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े डैम, एक मंगला और एक तरबेला था, लेकिन उसके बाद 60s के एरा के बाद वो हाइडल पावर जनरेशन के ऊपर भी काम नहीं हो सका जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स था। तो मेरे पास जब मैंने थोड़ी सी R&D की इसके ऊपर, तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप नजर आया कि पाकिस्तान का जो बायोमास पोटेंशियल है या वेस्ट का जो पोटेंशियल है, ऑर्गेनिक स्पेशली जो वेस्ट है, ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें एग्रीकल्चर रेजिड्यू शामिल है, उसमें एनिमल रेजिड्यू शामिल है, जिसमें एनिमल मैन्योर है, चिकन मैन्योर है, ये चीजें अवेलेबल थी पाकिस्तान में। लेकिन इन चीजों को यूटिलाइज करने के लिए पाकिस्तान में को कमर्शियल स्केल के ऊपर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स नहीं डेवलप हुए थे। तो बेसिकली देयर आर 2 ways to develop to get energy from these biomasses or organic matters. One is the way you burn it, आप इनको जलाएं, incinerate करें, you convert them biologically, और आप इनको मतलब बायोफ्यूल्स में ले जाएं, बायोएथेनॉल में ले जाएं, बायोडीजल में ले जाएं। और एक तरीका ये था कि आप इनकी फर्मेंटेशन या डाइजेशन कर लें। तो मुझे जो था वो चार्म जो नजर आ रहा था, तो मैंने इन सारी चीजों पे इंसिनरेशन को देखा, दैट वाज बीन डन। तंदूरों में लकड़ियां जल रही थी, छोटे स्केल के ऊपर लोग अपने, जैसे मैंने आपको बताया, हमने अपने बेकिंग ओवन्स जो थे वो लकड़ी पे जला देते थे। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट बायोमास वाज वेरी डिफिकल्ट। गांव में जो कुकिंग होती है उसमें भी जो एनिमल जो फीड स्टॉक था या बायोमास था
उसका यूज क्या होता था, वो गोबर की वो जो उपले जो हैं वो हम थापते थे और उसके ऊपर वो खवातीन जो हैं वो घर का चूल्हा जला लेती थी, तो उसके ऊपर वो रोटी पका लेती थी। लेकिन कमर्शियल स्केल के ऊपर उसको साइंटिफिक वे में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो जब मैंने इस गैप को देखा और अंडरस्टैंड किया तो मैंने कहा कि दिस इज द वे। क्यों? क्योंकि बायोमास के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है कि आबादी के लिहाज से टॉप 10 कंट्रीज में आप उसको लेके जा सकते हैं। और हमारी जो वेस्ट प्रोडक्शन है, ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्शन, चूंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड है हम, वो भी बहुत ज्यादा है। और जो हम ह्यूमंस जो वेस्ट जो कर रहे हैं बायोमास, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वेस्ट है, जिसमें सीवेज वेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं लिक्विड में, और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कराची का आज आप देख लें हाल क्या है कि उस सॉलिड वेस्ट को हम इस्तेमाल करने की बजाय हम उसको मैनेज करने के लिए हम पैसे खर्च कर रहे हैं एंड वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। तो जब ये मैंने 2006-07 में जब ये कुछ भी अभी आपको होराइजन पे कोई चीज नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने कहा कि यार सोलर की भी लिमिटेशंस हैं। माजरत के साथ सोलर के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ी छोटी सी बात है कि सूरज आपके पास अवेलेबल है विद अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो डिपेंडेंट है सोलर के अंदर आप कि जनाब आप को सीजनल अवेलेबिलिटी है, मसलन सर्दी के मौसम में आपको सूरज जो है वो कम अवेलेबल होता है, बादलों के अंदर सूरज कम अवेलेबल होता है। इस तरह विंड कॉरिडोर के अंदर भी आपके पास एक लिमिटेशन है कि आपको एक सर्टन जो साहिली इलाके हैं उन इलाकों में विंड कॉरिडोर मिल जाता है। तो मैंने ये जब सारी चीजें चलाई और सोचा तो मुझे नजर आया कि बायोमास इज अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री, एग्रीकल्चरल बेस्ड है, हमारे पास ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि क्रॉप रेजिड्यू भी अवेलेबल है, हमारे पास फर्टाइल लैंड्स भी अवेलेबल है, हमारे पास वी आर द 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड सॉरी। और फिर हमारी जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही थी उस वक्त और बड़े फास्ट रैपिड पेस के ऊपर वो प्रोड्यूस कर, तो इन सारों का जो वेस्ट था उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं थी। तो मैंने जब स्टडी किया तो वो मुझे नजर आया कि पढ़ते पढ़ते कि वो देयर इज अ थिंग नेम बायोगैस, तो वो क्या है, तो वो मुझे उर्फे आम में उसको पाकिस्तान में गोबर गैस के नाम से जाना जाता था। तो आई डिडंट हैड एनी इंफॉर्मेशन कि ये क्या ये सक्सेसफुल है, क्या ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर सिर्फ अवेलेबल है, क्या ये सिर्फ वाकई ही गोबर से बनती है। तो ये सवालात थे जो मेरे पास आ रहे थे। तो बैक इन 2009-8-9 मैंने फिर एक बड़ा छोटा सा एक डाइजेस्टर जिसे आप कह लें, या पंजाबी में लोग यहाँ पे खूह या कुआं बायोगैस का जो छोटे लेवल पे काम करने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं या जो जानवर जिनके पास थे, तो उन्होंने इसको बड़ा टिपिकल के जी क्या बायोगैस का कुआं हमने बना लिया, तो उससे हमें ना डोमेस्टिक नीड्स के लिए जो कुकिंग नीड्स थी वो बायोगैस मिलना शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि यार ये क्या स्केल अप किया जा सकता है। तो जब मैंने ये सारा देखा तो दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, इसको स्केल अप भी किया जा सकता था। और ये बायोगैस के अंदर मजे की बात ये है कि ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हम इस्तेमाल कर रहे थे। जर्मनी इज लीडिंग इन द टेक्नोलॉजी, चाइना इज ऑल्सो इन इट, इंडिया के अंदर इसमें लाखों बायोगैस प्लांट्स लगे हुए हैं, स्मॉल टू लार्ज स्केल। और हम जो थे वो एग्रीकल्चर बेस होने के बावजूद हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर हमारे पास कोई काम ही नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उस छोटा सा एक मैंने घर में जो बायोडाइजेस्टर लगाया, वहां से मुझे एक छोटी सी सक्सेस मिली और मैंने कहा कि नहीं जनाब अब तो ना मेरी जो किश्ती है वो पानी में अब जा रही है और अब हम कामयाबी की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़ी छोटी सी एक थी और ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही था कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी वेरी स्पेसिफिकली टू बायोगैस या बायोमास रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, और हम करेंगे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल यानी कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम जाएंगे, ताकि वो जो इंडस्ट्री बंद हो गई है जिसके पास एनर्जी अवेलेबिलिटी के इश्यूज है, चाहे वो हीट एनर्जी है चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और बायोगैस के अंदर हमें एक और एडवांटेज, मैं इतनी सारी लंबी तकरीर कर सकता हूँ कि ये एक सेशन जो है शायद आपका वो कम हो और आपके सवालात जो है ना, हो सकता है अभी आपके बहुत सारे सवाल हो, तो बस ये हल्का सा है कि जी बायोगैस के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं,
आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट या मैन्योर, लिक्विड और फर्टिलाइजर की शक्ल में अवेलेबल होते हैं। तो ये कंप्लीट एनर्जी साइकिल हो जाता है कि आपने एग्रीकल्चर रेजिड्यू लिया है, चाहे एनिमल रेजिड्यू है, चाहे क्रॉप रेजिड्यू है, चाहे आपने एनर्जी क्रॉप्स लिए, उन सारी चीजों को आपने यूज किया टू गेट एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो आपने जब ले ली तो आपके पास जो डाइजेस्टेड या लिक्विड जो फर्टिलाइजर बाहर निकल रहा है उसको फिर आप क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो ये कंप्लीट साइकिल बन रहा था। तो मैंने इसके अंदर इसलिए, और फिर सबसे बड़ी बात, किसी भी क्लाइमेट में आप इसको, पाकिस्तान का बड़ा द मोस्ट सूटेड क्लाइमेट है, 30 to 35 डिग्री में हम इस पे काम कर सकते हैं। और इसमें पोल्यूशन जो है या एनवायरनमेंट जो है, ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर भी हम इसके ऊपर बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हर आदमी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है कि वो ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीट कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, अगर आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च करें, तो मीथेन इज द मेन कंट्रीब्यूटर, जो 21 टाइम्स मोर डेंजरस फॉर द ओजोन लेयर। लेकिन उसी मीथेन को अगर हम कैप्चर कर लेते हैं, मसलन हमारी जो फील्ड्स में जो गंद पड़ा हुआ है, हमारे जो पहाड़ गंद के कराची में है, लाहौर में है, शहरों में है, वहां से मीथेन बन रही है, लेकिन हम उस गैस को कैप्चर करने की बजाय हम एनवायरनमेंट में उड़ा रहे हैं, वो हमें बैड ऑर्डर भी दे रही है, और हमें क्या कहते हैं, हमारी ओजोन की लेयर को भी वो डिस्ट्रॉय कर रही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक काम करने से, कि अगर हम इस सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के में काम करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों का फायदा उठा लेते हैं, और एक एनर्जी हम जो है ना, वो एडिशनल एनर्जी इज एडिशनल बेनिफिट, जिसको मैं कह सकता हूँ, और बहुत सारे फायदे इसके। तो यहाँ से मैंने अपना सफर शुरू किया था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं मैंने वो अपनी छोटी सी सक्सेस की वीडियोस लोगों को दिखाना शुरू की। तो मुझे कुछ दोस्तों के जो था हल्का अहबाब जिसे आप कहते हैं, उसमें से मुझे एक आधा प्रोजेक्ट मिला, फिर वहां से मुझे सक्सेस स्टोरी मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मतलब 10-11 साल हो गए हैं। उस वक्त हमारे बाल भी इतने सफेद नहीं होते थे, अब तो बिल्कुल ही हम बूढ़े हो गए इस काम में। तो यहाँ से हमारा ये छोटा सा सफर शुरू हुआ। सही नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि ये इस तरह का काम है कि जिसके रिपल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। मतलब क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम जो है हमारा, एक हर सिटी का एक क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम है, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो एनर्जी तो बनेगी बनेगी, फिर जो इवन अगर कहा जाए तो इनडायरेक्टली शायद महंगाई को भी टैकल कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजली के बिल आपके कम आएंगे अगर इसको एक प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज किया जाए, इसका कोई इकोसिस्टम, कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो रेव ग्रीन आपने नाम सोचा कंपनी का, रेव ग्रीन के पीछे क्या स्टोरी है, और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो किस स्केल के क्लाइंट्स हैं? जैसे आपने कहा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स होते हैं, तो कुछ थोड़ा हम एग्जांपल दें कि किस स्केल के क्लाइंट्स हैं। अच्छा, अगेन व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस बिजनेस, तो डेफिनेटली लोग जो है ना वो नाम को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसम बामुसम्मा होना बड़ा जरूरी है, कि आपका नाम का इम्पैक्ट जो है वो आपके, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी है, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं, आप अपने बच्चे का भी अगर नाम रखते हैं तो बड़ा सोच समझ के रखें। तो मैं ये जो मेरा ब्रेन चाइल्ड था, मैंने इसके नाम के ऊपर भी कई दिन सोच विचार की, और मैंने इसको सोचा कि क्या नाम इस बच्चे का, ये जो मेरा ब्रेन चाइल्ड है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसका क्या नाम होना चाहिए। तो वो नाम जो था वो डेफिनेटली, जब मैं रिन्यूएबल के ऊपर बात करता था, तो रिन्यूएबल इज वन थिंग, और सेकंड थिंग वाज वी आर वर्किंग इनटू रिन्यूएबल एनर्जी फॉर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन बायोमास अवेलेबिलिटी। तो हम ग्रीन जो वेस्ट हैं, डिकम्पोजेबल वेस्ट है, उनसे रिन्यूएबल सेक्टर में काम करते हुए हमने ग्रीन एनर्जी जो थी वो प्रोड्यूस करनी थी। तो जो हमारी टैग लाइन है वो टर्निंग वेस्ट इनटू एनर्जी है। व्हाटएवर वेस्ट, ग्रीन वेस्ट लगा लें आप, उसमें वेस्ट वाटर लगा लें, उसमें आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लगा लें,
तो वो कोई भी चीज है, उन सारों की कॉम्बो को हमने मिला के, तो फिर ये उस वक्त हमने 2008 और 9 में मैंने ये नाम थोड़ा सा सोचा। लोगों को समझ नहीं आता, सच्ची बात है, उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था लोगों को ये प्रोनाउंस करना, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ पीपल डायरेक्टली टॉक अबाउट रेव ड्रीम पाकिस्तान। तो ये 10-11 साल की मेहनत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग लेकर आई है। बाकी जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज के हाउ बिग आर माय क्लाइंट्स, डेफिनेटली वी अल्हम्दुलिल्लाह इन वेरी स्टार्ट, हमें शुरू में ही मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला था, अभी भी मैं जो लैब स्केल या कमर्शियल पायलट भी जो चल रहे हैं वो ज्यादा 100 क्यूबिक मीटर्स पर डे के या डाइजेस्टर वॉल्यूम साइज के ऊपर हम बात करते हैं। तो वो लोगों के लग रहे हैं और वो लोग बड़े फख्र से बताते हैं। तो मुझे जो पहला ही प्रोजेक्ट मिला था वे बैक इन 2010, दैट वाज ऑफ 50 क्यूबिक मीटर, और तब मैंने अपने घर में 5 क्यूबिक मीटर का प्रोजेक्ट लगाया था पायलट। तो मुझे पहला जो काम मिला था वो ही 50 क्यूबिक मीटर का था। तो दैट वाज 10 टाइम्स व्हाट आई प्लान्ड इन माय हाउस फॉर अ डोमेस्टिक, आप कह लें कि पायलट प्रोजेक्ट। लेकिन मुझे पहला जो मिला वो 50 का मिला था। देन आफ्टर दैट मुझे दूसरा जो मिला था वो 150 का मिला, अगेन 3 टाइम्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो मेरे पास अभी जो प्रोजेक्ट साइजेस हैं वो आप हिसाब लगा लें 3 to 4,000 क्यूबिक मीटर साइज के भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये कि ये साइज की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि ये डिफरेंट वर्टिकल्स में भी काम कर रहे हैं। मसलन एक अगर मैं इंडस्ट्री को केटर कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे हीट एनर्जी देनी है, तो एक जगह पे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट्स का जो जनरेटर है वो भी चल रहा है। उसके बाद हाउसिंग सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है कि हमारे घरों में सर्दियों में गैस अब तो हम हर घर में महसूस करते हैं और एलपीजी का सिलेंडर उठाते हैं। तो मुझे उस वक्त भी जो है वो आज से 5-6 साल पहले मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था एक हाउसिंग सोसाइटी का। तो मेरा ख्याल है कि मुझे छोटे लेवल का शायद अल्लाह ने मेरी वो जो सोच थी उसके अंदर मुझे वो, मैं ये समझता हूँ मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने ही वो सोच मुझे अता की थी, जिसके नतीजे में मुझे छोटा प्रोजेक्ट वाला वो अप्रोच भी नहीं करता। वो करते हैं लेकिन डोमेस्टिक एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि अभी मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा गैप है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर को चूंकि हमने स्टार्ट ही किया था, तो वहीं से हमें जो है ना ज्यादा सक्सेस मिली और हमारे ज्यादा प्रोजेक्ट्स ही इंडस्ट्रियल स्केल के और हैं। आपके आप मतलब क्लाइंट्स जो अभी हैं वो फ्यूचर में भी, जी सॉरी, नहीं बताइए। प्लीज। अभी फ्यूचर में भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स लाइन अप हुए हुए हैं, दे आर आल्सो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, और वो उसमें इवन बायो सीएनजी सेक्टर में या बायोमीथेन सेक्टर जो फ्यूल इंजेक्शन का है वो अभी भी हमारा, आपको पता है सीएनजी सेक्टर हमारा तबाह बर्बाद हो गया है। तो उसके अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ अभी मिलकर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो इसके आपके क्लाइंट्स जो हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान हैं या आप किसी पर्टिकुलर सिटी में नहीं, ऑपरेट across करते हैं? Pakistan. We work across Pakistan. Clients are across Pakistan, from Sindh, from KPK, from Central, मतलब इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में। अनफॉर्चुनेटली अभी बलूचिस्तान में हमारे पास क्लाइंट्स नहीं हैं। उसकी शायद 2 रीजंस हैं कि चूंकि बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर उस तरह से नहीं है, वहाँ पे बैरन लैंड है, आपको पता है उसका जो लैंडस्केप है वो डिफरेंट है बाकी पूरे पाकिस्तान से। और वहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी उस तरह से नहीं है, इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे अभी हमारी समझ लें कि हमारे पास पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स अभी नहीं अवेलेबल है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको अपने क्लाइंट्स की इंडस्ट्रीज को रेट करना हो, तो टॉप 3 कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी जो अगर बायोगैस पे शिफ्ट हो जाएं तो उनको हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री इज हंग्री फॉर एनर्जी। एनी इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैं सबसे पहले नाम चले ले देता हूँ। हाँ, मतलब जो टेक्सटाइल एनर्जी इंडस्ट्री का इंटेंसिव भी हो ना बहुत ज्यादा, तो वो कौन सी अच्छा, 3 अब इंडस्ट्रीज होनी चाहिए? देखिए एनर्जी इंटेंसिव आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो 2 चीजों के लिए चाहिए होती है। हीट एनर्जी चाहिए होती है टू ऑपरेट देयर स्टीम बॉयलर्स। नंबर 2, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, और वहाँ पे
एक मुनासिब साइज की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो फैसलाबाद शेखपुरा रोड के ऊपर अगर हम जाएं या कराची के अंदर हम जाएं, जो हब्स हैं, तो वो 5-5, 6-6 मेगावाट एक एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। और उसमें जो टेक्सटाइल के अंदर जो उनका वेस्ट वाटर है, उसकी ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उसके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट है और उससे जो स्लज निकलती है, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो एक तो ये है, उससे उनका एक तो पानी रिसाइकल हो गया, दूसरा उनके पास एक मुनासिब एनर्जी अवेलेबल हो गई। तो द मोस्ट पोटेंशियल सेक्टर इज द टेक्सटाइल सेक्टर, जिसके नतीजे में, और तीसरी जो रीजन है वो ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर को अगेन जो एनर्जी है उसकी नीड गैस से पूरी हो रही होती है या फर्नेस ऑयल से वो लोग पूरी करते हैं। वो चाहे उससे हीट एनर्जी ले लें, स्टीम बॉयलर्स चला लें, या वो अपना क्या कहते हैं जनरेटर्स जो है वो चला लें। तो जनरेटर्स या वो गैस के ऊपर हैं या वो फर्नेस ऑयल के ऊपर और या स्लैश डीजल के ऊपर है। तो अब डीजल के ऊपर जो पर यूनिट कॉस्ट है पावर जनरेशन की, वो 30 से 35 रुपए मेरा ख्याल है कि एंड कॉस्ट है। जब हम बायोगैस के ऊपर चले जाते हैं तो वो इसका हाफ के करीब आ जाती है, तकरीबन 12-15 रुपए के करीब जो है बायोगैस से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट निकल आती है। तो आप इसको अब मल्टीप्लिकेशन जो है, मेरा ख्याल है कि अगर कोई टेक्सटाइल सेक्टर वाला सुनेगा तो वो खुद ब खुद मल्टीप्लिकेशन कर ले कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 से 3 साल में उसको मिलना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस में ही वो प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन ना क्यों ना हुई। नंबर 1 पोटेंशियल सेक्टर। नंबर 2, शुगर इंडस्ट्री इज आल्सो, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि उनके पास भी रेजिड्यूज बहुत सारे अवेलेबल हैं। शुगर इंडस्ट्री में ऑलरेडी बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉल्ड है। अगर आप एईडीबी की वेबसाइट पे भी जाएं तो वहां पे जी बिल्कुल, बगास वाले, हाँ। वो बगास के ऊपर भी कर रहे हैं, और जो उनका जो एफ्लुएंट जो निकल रहा है उस पे भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, टेक्निकल चैलेंज है, वो बायोगैस प्रोडक्शन जो है, इट इज नॉट मेंट फॉर पावर जनरेशन बेसिकली। वहां से पावर जनरेशन जरूर हो रही है, लेकिन ज्यादातर उसका मकसद जो है वो पानी जो ड्रेन हो रहा है या एफ्लुएंट जो निकल रहा है उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो उसको ले रहे हैं। तो मीथेन जो है वो तो उनको मिल ही रही है। तो किसी ने उसको इस तरह से इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं की। ब्रूअरी की इंडस्ट्री है जहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब उसका स्पेंट वॉश है उससे आप जो है बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये इनके इंटरनल फ्यूल सोर्सेज होंगे। इसमें बाहर से बहुत कम फ्यूल जो है उनको परचेज करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सेक्टर तीसरा जो है हमारा डेयरी सेक्टर है, जो कि अभी तक पुरानी ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग हो रही है। वो बाड़े बने हुए हैं, वो उसका गोबर जो है या वेस्ट जो डंग है वो उसको उठाते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। और लाहौर में भी देखते हैं, कराची की भैंस कॉलोनी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसके ऊपर वो अभी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कराची में वो ब्रीज जो है, कराची ब्रीज के नाम से एक प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से 2.5 साल से चल रहा है। और कराची में भैंस कॉलोनी में जहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लाख जानवर एक ही कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में है, उससे वो लोग अभी तक इन लास्ट 10-20 ईयर्स मेरा ख्याल वो अभी तक 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गैस 1 क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस भी प्रोड्यूस नहीं कर सके। और लाखों टन जो डंग है वो उठा के हम अपने समुंदर में फेंक रहे हैं, और हमारी एक्वाटिक लाइफ जो है ना उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। सेम गोज ट्रू फॉर लाहौर, फैसलाबाद। ये बहुत बड़े पोटेंशियल हब्स हैं जहाँ पे आप जो है बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारे पास एनिमल वेस्ट और डेयरी वेस्ट मौजूद है। तो अब इसमें डेयरी इसलिए मैं खास तौर पे कह रहा हूँ कि disposing of this dung is a nuisance. It adds cost to the milk, definitely जो हम दूध पी रहे हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर ये इफेक्ट इसका आ रहा होता है। अच्छा, अब जो डेयरी फार्मर है वो कुछ नहीं करता, वो अपने गधा गाड़ी पे या अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पे वो जो उसका डेली डंग है, चाहे उसके पास 20 जानवर भी हैं या 50 जानवर भी हैं, वो हाफ अ टन मैन्योर जो है वो डेली प्रोड्यूस कर रहा है, 500-700 kg। अगर उसके पास 100 जानवर है तो 1 टन मैन्योर
कि ना उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ना डिस्पोजल का निजाम है। तो वो करता क्या है, वो गधा गाड़ी पे या ट्रैक्टर पे वो डंप करता है, उसको लोड करता है लेबर के जरिए, और उसके बाद उठा के वो किसी भी सड़क के किनारे या किसी भी खेत के किनारे, अगर आप गांव में जाएं, मैं तो बहुत ज्यादा फिरता हूँ, तो पंजाब और सिंध के अंदर सड़क के किनारे आपको, इवन लाहौर में भी आपको, आप बरकी रोड पे चले जाएं, बेदिया रोड पे चले जाएं, तो दोनों साइडों में बड़ी खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटीज हैं और फार्म हाउसेस बने हुए हैं। और सड़क के ऊपर आप एंटर हो बरकी रोड के ऊपर, तो आपको बिल्कुल आपको सड़क के ऊपर जो है ना वो गोबर के पहाड़ और ढेर जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। और कोई आदमी उनको बताने वाला नहीं है कि ये जो डेयरी सेक्टर है, इतना बड़ा पोटेंशियल है कि हम 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास करोड़ों जानवर हैं, और हम जो हैं इससे एनर्जी नहीं ले रहे। नंबर 1, तो ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको टॉप रेट करूंगा क्योंकि इनके पास भी फ्यूल अवेलेबल है। नंबर 1। नंबर 2, इस सेक्टर के अंदर भी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये इनके पास एनर्जी भी अवेलेबल नहीं। तो नतीजा क्या होता है कि जो दूध है, जो इनकी बड़ी पेरिशेबल आइटम है, उस दूध की स्टोरेज के लिए जो उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो चूंकि ये फार फ्लंग एरियाज हैं, तो यहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी के भी इश्यूज हैं, लाइट अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को हम लेके अगर चले तो ये डेफिनेटली हमारे लिए पोटेंशियल ये कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने बात की कि ये कुछ इंडस्ट्रीज जिनका फ्यूल भी उनके पास खुद ही अवेलेबल होगा, तो ये सॉर्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ भी जा रहा है कि उनको एडिशनली कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपनी चीजों को यूज में ला सकते हैं, किसी फ्रूटफुल यूज में ला सकते हैं अपने वेस्ट। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये एनवायरनमेंट को भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के ऊपर ये लोग, ये इंडस्ट्रीज जो हैं, चूंकि अब हमारे पास EPA की तरफ से बहुत सख्त रेगुलेशंस आ गई हैं, NEQs डेवलप हो गए हुए हैं, तो अब उसमें होगा क्या कि जो वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स हैं, उनके अंदर भी जो पोटेंशियल हैजर्डस मटेरियल्स हैं, उनसे आप अगर एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो वो हमारी वेस्ट स्ट्रीम्स जो हैं वो दोबारा हमारे खूबसूरत दरिया बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि EPA जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो ये रूल्स या और पॉलिसी। ये हर सूबे के अंदर जो है ना ये एजेंसी अलहदा से काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। और जहां तक आपने टेक्सटाइल या फूड प्रोसेसिंग भी किसी हद तक बात की, अब जब आजकल बात हो रही है कि पाकिस्तान अमेज़न का सेलर बन सकते, पाकिस्तानीज जो हैं वो अमेज़न के एलिजिबल सेलर्स अब हैं, और हम अपने स्टोर्स ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और इस तरह से। तो जो फॉरेन बायर्स हैं, अब ये भी सुनने में आता है कि वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर टेक्सटाइल की बात की जाए, तो क्या उसमें ये सर्कुलर इकोनॉमी वाली चीज फॉलो हुई हुई है? क्या इसका वेस्ट जो है वो क्लाइमेट को तो नहीं इफेक्ट कर रहा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? तो उस पर भी वो कुछ आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपने कंप्लाई करना होता है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक प्लस पॉइंट होगा उस इंडस्ट्री के लिए, अगर वो इस तरह से एनर्जी जनरेट करती हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी इन द इंटरनेशनल मार्केट। मैं इस पे एक आपको बड़ी मजे की एक एग्जांपल देता हूँ। परसों एक साहब मेरे पास फ्राइडे को बैठे हुए थे। वी आर वर्किंग ऑन अ बायोमास, पोटेंशियली बायोमास प्रोजेक्ट कस्टमर जो डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये जो आपने बात की, मैं इसको सेकंड करूंगा कि फॉरेन बायर जो था वो एक डेफिनेटली वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसमें ISO स्टैंडर्ड्स भी आ रहे हैं, और वो ये भी देख रहे होते हैं कि क्या आप अपनी जो वर्क फोर्स है उसके लिए आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, इवन जो आपका इक्विपमेंट जो इंस्टॉल्ड है उसकी हेल्थ कैसी है। तो वो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की जो कि अरबों रुपए में थी, सैकड़ों करोड़ों रुपए में भी नहीं, वो मतलब 4-5 अरब रुपए से ऊपर की वो इन्वेस्टमेंट थी। तो उन्होंने एक वो स्पेसिफिक एक ना मशीन लगवाई जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही उसका मकसद था और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर वो काम कर रही थी। तो उसकी वजह से उनको
अगले 5-7 साल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलते हुए हैं। तो आप वो काफी बहुत ट्रेंड होता जा रहा है बिल्कुल। जी, तो जो लोग इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे पुराने सेठ कल्चर वाले जो मिल ओनर्स थे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो डेफिनेटली उन्होंने, जिन लोगों ने उनके ऊपर इन्वेस्ट की अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे कि वो जाके तालीम बाहर से हासिल करके आए और उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो वो डेफिनेटली वो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद दिस चेंज। तो अभी भी मेरे पास कल भी एक मुल्तान से एक साहब थे, तो उन्होंने कहा जी मेरा भाई जो है छोटा, वो बाहर से एग्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहा है, इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ के आ रहा है। उसने ना मुझे ना मेरे पे प्रेशर डाला हुआ है कि मेरे आने से पहले आपके पास 100-150 एनिमल्स हैं, तो आप इसके ऊपर बायोगैस प्लांट लगवा लें, वरना मैं आपके फार्म पे, अपने फार्म पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपने बाहर के दोस्तों को क्या दिखाऊंगा कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे, और हम जो है हमारे अपने घर में फ्यूल सोर्स मौजूद है और हम एनर्जी जो है उससे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं। तो कहता है जी ये पहले काम ये वाला करें, तो फिर उसके ऊपर हम आगे चलें। तो अवेयरनेस डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले जब लोगों को ये बात की जाती थी, तो लोगों को ये समझना मुश्किल होता था, समझाना भी मुश्किल होता था हमें। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि अब बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है यूनिवर्सिटीज में, इनके ऊपर बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं वो पढ़ के निकल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला दौर जो होगा वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से बड़ा अच्छा दौर होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब कहते हैं तो मैं मोबाइल जी स्टार्ट जी, अच्छा, ये तो हमने सर्कुलर इकोनॉमी की बात की, बिल्कुल ठीक, और क्लाइंट्स के अपने प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू एडिशन होगी। अब इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं डिफरेंट, उनसे कोई सपोर्ट मिलती है आपको, या वो ये मैसेज लेकर बिजनेसमैन तक जाना चाहेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक या फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री तक, या और जो लोग जो एक्सपोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल, चेंबर ऑफ कॉमर्स का इसमें जो है पाकिस्तान की तमाम बॉडीज का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर वहाँ पे डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, तो हमें वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि लोग इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहेंगे। अभी तक फायदा ना उठाने की जो सबसे बड़ी रीजन जो है वो एक ही है कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये हमारी भी जितनी भी लर्निंग है, चूंकि ना यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट, ना यहाँ पे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बाहर वाली किसी कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस की है और एश्योरेंस की है कि अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि लोगों ने, तो फिर उनको क्या उसके रिजल्ट्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिटर्न्स की जो आपने बात की, क्या वो उनको कोई गारंटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर ये गारंटी नहीं मिलती किसी भी कंपनी की तरफ से, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से या सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरफ से, तो डेफिनेटली वो इस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने के अंदर उनको एक हिचकिचाहट होगी। अब इसका सोल्यूशन डेफिनेटली क्या है कि आप थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि यूनिवर्सिटीज में इसके इंडस्ट्रियल पायलट स्केल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप किए जाएं, जो कि अभी तक नहीं काम हुआ। अब एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसकी इंडिजिनस R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट करे फॉर पायलट स्केल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको स्केल अप किया जा सकता है कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता जो कि शायद कंपैरेटिवली आसान होगा और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे कि वो ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जो है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बाहर की कोई कंपनी है उसको यहाँ पे लेके आए
और उससे वो अपने प्रोजेक्ट्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगवा लें। दोनों के प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं डेफिनेटली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर एक हाइब्रिड अप्रोच के साथ काम किया जाए तो फिर हमारे मुल्क में ये सक्सेस कंपैरेटिवली कुछ जल्दी आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि अभी पिछले 10 साल से जो हमने 10-11 साल से हमने जो मेहनत की है और अवेयरनेस क्रिएट की है, डेफिनेटली उसमें हमने बहुत सारा एक मुश्किल वक्त भी काटा है। हमारे कस्टमर्स जो कुछ मौजूद हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन लिमिटेड कस्टमर्स ने भी कुछ हमारे साथ एक मुश्किल वक्त काटा है। उनके जो ओनर्स थे उन्होंने डेफिनेटली हम पे भी इन्वेस्ट किया, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट किया एंड दे मेड श्योर कि वहाँ पे उनको सक्सेस मिले। तो वो उनका हमारे पर एतमाद जो है वो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पे डेफिनेटली, और उनको ये प्रूव करके देना कि जनाब हम आपको जो ये टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं दुनिया भर में अगर ये चल रही है तो यहाँ पे भी चल सकती है। तो वो उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया। तो जिन लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया उनको ये रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। अब आफ्टर 10-11 ईयर्स ऑफ टाइम अब हमें ये चीज, अब हमें क्यूरीज जो है इंडस्ट्री की तरफ से वो बेहतर आना शुरू हो गई है और लोगों का एतमाद भी बहाल हुआ, क्योंकि अब हमारे पास भी एक प्रूवन सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं कुछ। तो नतीजा ये है कि मेरा सच्ची बात है कि मैंने ना इस सारे काम को बड़ा स्लो पेस रखा था, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज तो यूनिवर्सिटी नॉलेज तो अवेलेबल ही नहीं थी ना पाकिस्तान में। तो मेरे पास जो भी नॉलेज थी वो इंटरनेट बेस्ड थ्योरेटिकल नॉलेज थी, लेकिन उसको कमर्शियल कन्वर्जन में लेके जाना इट वाज अ चैलेंज फॉर मी आल्सो। तो हमने उसको क्या किया, हमने आहिस्ता आहिस्ता जो कस्टमर थे हम उनको वक्त के साथ एश्योरेंस भी जब उनको मिलती चली गई तो हमने उस सक्सेस को लेके फिर आगे चले। इसीलिए हमने अपने आप को अभी भी हम लाइमलाइट में उस तरह से नहीं लेकर आए, और हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बिजनेस अप्रोच है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिजनेस अप्रोच नहीं है। उसकी रीजन यही है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं जल्दबाजी में किसी के भी रेवरीन जो है वो इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर दे और उसके नतीजे में ये टेक्नोलॉजी जो है इसको अगेन एक फेल्ड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कंसिडर कर लिया जाए, क्योंकि 70s के दौर में और 80s में पाकिस्तान में बायोगैस प्लांट्स लगे, स्मॉल स्केल डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट्स, तो उनको फेलियर करार दे दिया गया। और मुझे हर 99% ऑफ द टाइम मुझे एक ही जुमला सुनने को मिलता है, ओ नहीं जी बायोगैस प्लांट फेल है, तो जी इससे कुछ भी नहीं होता, कुछ अरसे बाद बंद हो जाता है। तो मुझे ये 10 साल लगे लोगों को ये अवेयरनेस देने में कि जी बायोगैस प्लांट इन इटसेल्फ बंद नहीं होता, अगर हम उसकी टेक केयर नहीं करेंगे या इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली जिस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाहिए नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल मैं लोगों को अक्सर देता हूँ कि आपने लेट्स से मैं एनर्जी सेक्टर की बात करता हूँ, आपने करोड़ों रुपए लगा के बॉयलर लगा दिया या आपने एक जनरेटर खरीद लिया। अब जनरेटर जो है उसकी एक मेंटेनेंस की एक लाइफ है, मसलन आपने उसका ऑयल चेंज करना है, आपने उसका एयर फिल्टर वगैरह चेंज करना है। तो अगर एक वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स की ऑपरेशंस के बाद आपने वो मेंटेनेंस नहीं की तो वो आपने 5 करोड़ का जनरेटर या आपने बॉयलर लिया हुआ है, उसके अंदर पानी जो है वो आरओ वाटर नहीं है, उसकी सॉफ्टनिंग नहीं हो रही, उसकी स्केलिंग को आप रिमूव नहीं कर रहे, तो नतीजा क्या होगा, आपके वो करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। तो वहां पे आपने इंजीनियर्स रखे हुए हैं, वहां पे आपने रिसोर्सेज रखे हुए हैं, वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मेंटेनेंस पे। तो बायोगैस प्लांट के ऑपरेशंस के ऊपर क्या हमने कभी कोई टीम रखी? तो हमें जो सक्सेस मिली है वो यही रीजन है कि हमने जो 2, 4, 5 प्लांट हमारे अपने कंट्रोल में है वहां पे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की टीम है, नंबर 1। नंबर 2, फीड स्टॉक सप्लाई चेन को हमने एश्योरेंस रखी हुई है कि जनाब 24/7 365 के अगर किसी फैक्ट्री के ऑपरेशन है तो वहां पे उसको तो फ्यूल चाहिए, अब वो फ्यूल सोर्सिंग के ऊपर हमने वर्किंग की है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बड़ी छोटी सी, मैं समझता हूँ अभी भी हमें सक्सेस मिली है और अभी भी बहुत सफर बाकी है पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक जो आप लोग इतना एग्रेसिवली नहीं मार्केट में एंटर हुए वो तो इंटेंशनल था, मगर अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स
जब आपके पास कुछ क्लाइंट्स भी हो गए हैं तो उनके टेस्टिमोनियल्स के साथ आप चाहेंगे इसको एडवर्टाइज करना सो दैट द मैसेज मुझे ये गेट्स बता दें, अक्रॉस? बस मेरा एक मेरा खौफ है, उसको मुझे बताएं कैसे मैं दूर करूं। माजरत के साथ हुकूमत पाकिस्तान और मेरी महबूब रियासत पाकिस्तान, मुझे ये बताएं कि इस टेक्नोलॉजी को क्या हम ओन करना चाहते हैं बतौर पाकिस्तान? जब आपको तक उसमें हमारे मुल्क कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस नजर आती हैं या आपको में लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शंस, देखें गवर्नमेंट ये डिस्करेज पॉलिटिकल विल करती की है? बात है। देखिए मैं इसमें बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, ये पॉलिटिकल विल की बात हम्म, कि क्या हम फॉसिल फ्यूल से हटके, मैं बहुत सारी वो वाली डिस्कशन, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब फोरम है। उन तमाम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता है कि हमारे मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी या हमारे ये रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया। मैं यहाँ पे सवाल ही कर देता हूँ, चले कि मुझे ये बताएं कि 60s में 2 डैम बने, उसके बाद डैम क्यों नहीं बने हमारे मुल्क में? हमने डीजल पावर जनरेशन के ऊपर क्यों तवज्जो दी और हमने डैमों से बिजली हासिल करना क्यों नहीं चाहिए, जबकि हमारे पास पानी भी अवेलेबल है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्यूसिक ऑफ वाटर इज बेसिकली, हम उसको स्टोर करने की बजाय हम उसको बहरे अरब में बहा देते हैं। चलें डैम ना बनाए, मैं उससे आगे एक छोटा सा टेक्निकल सी मैं एक फुलझड़ी छोड़ देता हूँ। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, दरियाओं के फ्लो रेट के ऊपर आप जो है ना मिनी हाइडल्स और माइक्रो हाइडल्स बना सकते हैं। हमने क्यों नहीं किया? मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में लाहौर में एक माइक्रो हाइडल यहाँ पे मुगलपुरा के ऊपर नहर के ऊपर लगा था, ये जो लाहौर की कैनाल है, ठीक है। वो एक इंजीनियर ने बना के, उसका यूईटी लाहौर का वो प्रोजेक्ट था। मुझे ये बताएं कि उसकी कितनी कन्वर्जन हुई इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, और पूरे पाकिस्तान में कागान नारान बत्तियां चली जाती हैं, शाम को बत्ती वहां पे बंद हो जाती है। तो मुझे ये बताएं वो बत्ती बंद होना बनती है जब दरिया कुम्हार हमारे पास अवेलेबल है, जब सैफ मलूक लेक से आपके पास एक इतना बड़ा ड्रॉप पानी का आ रहा है। तो मेरा ये सवाल है, ये तल्ख सवालात हैं कि हमारे अंदर अवेयरनेस मिन हैसू कौम में खाली पॉलिसी मेकर्स भी मैं ही हूँ, हम ही हैं। तो क्या हमने इसके ऊपर क्या पॉलिटिकल विल हमारी है अच्छा, अब पॉलिटिकल विल कब आए? पॉलिटिकल विल जब आएगी जब लोगों को नजर आएगा वो तेरी इसमें तो पैसे चाह रहे हैं। मेरा फिर पॉलिसी मेकर्स को, तमाम लोगों को एक सवाल है कि डीजल की इंपोर्ट या फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में एक परसेंटेज मिलती है। डीजल और फर्नेस ऑयल और कोल से पावर जनरेशन पे लोग पैसे कमा रहे हैं ना, आईपीपीज कमा रही हैं। तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्स है जिसको हमने इंपोर्ट भी नहीं करना, क्या उससे हम पैसे या मुनाफा ज्यादा नहीं कमा सकते? तो ये पता नहीं, ये मेरा ये जुमला जो है जुमला मोतरजा ना बन जाए। तो मेरा ये सवाल है, एक फूड फॉर थॉट है फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान, खास तौर पे वो तमाम लोग जो कि एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको इस सेक्टर में जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके अंदर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर ही जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, आप गैस पैदा कर सकते हैं। तो मुझे जो पॉजिटिव साइंस मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। मैं नाम बहुत सारे इदारों के लेना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन बहुत सारे इदारे जो हैं वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, एंड नाउ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट। और अगेन मेरी अप्रोच उनके वो भी यही मैं समझाता हूँ कि स्टार्ट विद अ इंडस्ट्रियल स्केल पायलट प्रोजेक्ट, हैव अ सक्सेस ऑफ योरसेल्फ, अपने घर में अपनी सक्सेस लो, किसी और को गिने पेग ना बनाओ। लोग हमारे, चूंकि हम टेक्स सेवी पीपल, वी आर नॉट वेरी टेक्स सेवी पीपल, हम वो दिहाड़ीबाज है। ये अल्लाह आज मैंने पैसे लगाए, कल सुबह मुझे जो है ना मेरी कुल्फी जमी भी मिलनी चाहिए, और मुझे शाम को जो है ना मैं उससे पैसे घर ले जाऊं, दिहाड़ लगा दो। अब पूरा ये कॉमन है, आप ये पेंडेमिक में भी देख लें, लोगों ने मतलब, मैं बात कहीं और निकल जाएगी, लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए, टनल्स बनानी शुरू कर दी। जो उनके अपने बिजनेस जिसके ऊपर वो 5-5, 10-10 साल से लगे हुए थे, 20 साल किसी ने लगाया, उसने वो सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 2-4 महीने की एक तकलीफ और तंगी आ गई।
तो मैंने इस पेंडेमिक में भी मैंने ये काम नहीं किया। मैंने कहा यार मैंने अपने अल्लाह से कहा, मैंने कहा या अल्लाह मुझे रोटी इसी में देनी है, नहीं है तो मेरी कब्र भी इसी में बना दे। तो ये एक डिटर्मिनेशन होती है आपकी, तो वो आपको फिर रिजल्ट्स देती है। तो मैं ये समझता हूँ ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं और आप जैसे लोग जो हैं, आप अब हमारी हेल्प कर रही है ना अवेयरनेस लाने में, तो डेफिनेटली आपका चैनल जो है ये बहुत सारी जब इसको मिलेगी वो सारी सोशल मीडिया के जरिए इसको फेम मिलेगी, तो डेफिनेटली ये हमारा छोटा सा जुमला जो है ये भी लोगों के इंशाल्लाह दिलों में उतर जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। मुझे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा लोग एग्रेसिव होके इस काम को करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको नजर आना शुरू वेरी होगा नाइस, इंशाल्लाह। ठीक। और अब जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आई कैन कनेक्ट डॉट्स के, जैसे कहा खान नारायण की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं कि टूरिज्म, लोकल टूरिज्म, रीजनल टूरिज्म इंक्रीज होना चाहिए, तो वहां पर भी एक पॉइंट बिजली का आ जाता है कि जी वहां पर बिजली की सहूलत नहीं अवेलेबल। फॉरनर्स भी जाते हैं तो तंग पड़ते हैं, और हम लोग खुद भी अगर जाएं तो अब हम इतने यूज टू हो गए हैं, लैपटॉप हमें चाहिए, मोबाइल फोन चार्ज करना है। एक तो ये पॉइंट, ये दूसरा सब एक चीजें इसी उसमें के अंदर काम मैं आ एक चीज और ऐड कर दूं कि जी। वहां पे भी एक वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं। हमारा वो खूबसूरत दरिया कुन्हार या मैं दरिया सवात की बात कर रहा हूँ, आप इन दरियाओं को देखें कि जितनी हमारी वहां पे टूरिज्म बढ़ रही है उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू एनर्जी है, दिस आल्सो सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। कि वहां पे जो हीटिंग है वो आप एलपीजी का एक सिलेंडर जो अगर लाहौर में या पंजाब में आपको 100 रुपीज केजी मिलता है, तो वो वहां पे भी आपको इस्लामाबाद में भी 100 रुपीज पर केजी आपको एलपीजी मिल रही होगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट करके उसको टॉप ऑफ द गिलगित तक पुंजराब पहुंचाएंगे लेकर जब, जाना हाँ है, जी। आप सुस्त बॉर्डर पे उसको लेके जाने की कॉस्ट सोचें क्या है। तो जितनी कॉस्ट आप डीजल के जरिए उसको वहां पहुंचाने पे लगा रहे हैं, उसकी आधी कॉस्ट, शायद 1/3 कॉस्ट में भी मैं समझता हूँ कि वहां पे जो आबादी बस रही है, अगर उसको ये अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने ही वहां के जो अवेलेबल वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर दे, तो हमारे वो जो जंगलात कट रहे हैं, हमारे जो क्या कहते हैं जो वेस्ट जो हम दरियाओं में दरिया बोर्ड कर रहे हैं और अपने दरियाओं को पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे खान साहब का एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद है। उन्होंने मानसेरा के जंगलात जो थे, हमारे एक ज़िया दौर के शायद मिनिस्टर थे या, तो वो वजीर जंगलात जो थे उस एरिया में उस दौर में वहां पे मौजूद थे। और खान साहब उस वक्त अवेयरनेस, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त अवेयरनेस वहां पे उन इलाकों में जाते थे, वो शिकार खेलते थे, वो ट्रैकिंग करते थे, हाइकिंग करते थे। तो उन इलाकों की खूबसूरती से वो बहुत मुतासर है। आपको पता है आजकल भी वो बड़ी इस अभी पे भी बात रेफरेंस करते हैं। देते रहते हैं, जी बिल्कुल। और वो जो बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं, तो मुझे समझ में आती है कि वो ये बात क्यों कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने उस दौर में जब मानसेरा के जंगलात जो थे वो भरे हुए थे दरख्तों से, उन्होंने अपनी आंखों के सामने उन दरख्तों को कटते हुए और वहां पे उन जंगलात की मौत होते हुए देखी है। तो वो जवानी में उन्होंने उन चीजों को बर्बाद होते देखा, तो उन्होंने भी एक किस्म का ये एक बेड़ा उठाया कि हमारे वो जो दरख्त जो सैकड़ों साल जिनकी उम्र थी, उनको हमने चंद सालों में, इन अ डेकेड्स टाइम, हमने उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उजाड़ दिया। लेकिन जो लकड़ी जलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उससे जंगल नहीं उखड़ता। जो वुड लॉगिंग हो रही है, जो दरख्त काट के आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे बर्बादी असल में होना शुरू हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें, तो ये जो जंगलों का कटाव है, लकड़ी का जो इस्तेमाल है बेजा, अभी भी आपको देखें जिन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि गैस अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वहां पे वुड जो है वो इस्तेमाल हो रही थी और वो जंगलों की लकड़ी है। हम रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमारा जंगल, हम जब मैं क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे मैट्रिक तक, हमें कहा जाता था कि कोई मुल्क जिसका 4% से कम एरिया जंगल पे नहीं है तो वो सर्वाइवल उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज आप देखें कि हम लोग तो शायद 2-2.5% के ऊपर आ गए हैं। हमने कोई आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है ना वो कायम नहीं की, सिवाय एक छांगा मांगा का नाम है या लाल सुहानरा पार्क है, पता नहीं वहां पे भी दरख्त कितने लगे हैं नहीं लगे। तो ये भी एक साइड है जिसके ऊपर हमने अपने आप को अवेयर रखना है कि हमने अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट भी नहीं करना
हमने रिप्रोड्यूस भी करना है, हमने कंजर्व भी करना है, और हमने एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स को भी इंस्टॉल करना है। बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल आपकी सही बात है। और इसमें भी 2 पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो पिछली वाली बात से रेलेवेंट के बिजली की जरूरत हर छोटे शहर में भी इसलिए है कि जैसे अभी पेंडेमिक आया, जो भी लोग होस्टलाइट्स थे यहाँ पर, चाहे बड़े शहरों में काम के लिए आए हुए थे या पढ़ने के लिए आए हुए थे, वर्क फ्रॉम होम हो गया, स्टडी फ्रॉम होम भी हो गया, वो वापस पहुंचे, फिर वहां से इंटरनेट की कनेक्टिविटी, वो इतना बड़ा एक इशू बना उन सब लोगों के लिए जो गाँव से आए हुए थे पढ़ने के लिए या छोटे शहरों से आए हुए थे पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। उनको ऑफिस से कनेक्टिविटी करना भी वर्क फ्रॉम होम के थ्रू, या अपने यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स लेना स्टडी फ्रॉम होम के थ्रू, वो दोनों चीजें सफर की। और ये हम सब ने देखा, प्रैक्टिकली देखा। तो इस सब में ये अंदाजा तो मेरे ख्याल में सबको अच्छी तरह से हो गया है कि बिजली की इम्पोर्टेंस है हर छोटे बड़े शहर में, और वो मतवातर अवेलेबल होने चाहिए। देखिए, इसमें अगेन मैं फिर आपकी इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि बिजली की अवेलेबिलिटी अभी अगर आप देखें नेशनल ग्रिड कनेक्टिविटी का जो हमारा नेटवर्क है, तो हमारी सोर्सेज जो हैं, जो प्रोडक्शन सोर्सेज है या प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उसमें हमारे पास अगर आप एनर्जी मिक्स के अंदर जाएं तो हमारे पास एनर्जी मिक्स में एक बात आती है हाइडल है, उसके बाद थर्मल एनर्जी है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है, और उसके बाद कहीं जाके बहुत थोड़ी जाके अब K2 कराची का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाह ताला हमें मुबारक करे, और उससे भी एनर्जी हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारा मेजर चंक जो है वो थर्मल एनर्जी जो है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थर्मल से कर रहे हैं। यानी कि हम अब रिन्यूएबल, उसमें रिन्यूएबल फ्यूल, क्या पाकिस्तान में रिन्यूएबल फ्यूल अवेलेबल है? हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद जिसमें आपका कोल भी है, जिसमें आपका फर्नेस ऑयल भी है, जिसमें आपका डीजल भी है, और जिसके अंदर आपकी नेचुरल गैस भी आ रही है। इन 4 सोर्सेज से आपका एनर्जी मिक्स जो है, जो थर्मल का है, वो ये बन रहा है। अच्छा, अब आपने मसलन, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोट अद्दू पावर प्लांट, बिन कासिम पावर प्लांट, ठीक हो गया, साहिवाल कोल पावर प्लांट, ये सारे के सारे प्लांट से जब बिजली बन के निकलती है और नेशनल ग्रिड में शामिल होती है, तो जो लाइन लॉसेस हैं टू द एंड यूजर, वो 40% तक चले जाते हैं। यानी कि अगर आपने 1 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की है, 1 मेगावाट आवर अगर आप एक सिस्टम से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते वो शायद 350-400 किलोवाट पहुंचती है। बाकी सारे के सारे लाइन लॉसेज हैं। मैं इसको चोरी नहीं कह रहा, ये वो लाइन लॉसेज हैं जो करंट लॉसेज हो रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप देखें ना, वो लॉसेज जो हैं वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। अब दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी, आज से 10 साल 20 साल पहले ये पॉसिबल शायद नहीं था, इसलिए ये सेंट्रल ग्रिड कनेक्टिविटी थी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, माइक्रो ग्रिड कनेक्टिविटी। अब जितने की मसलन मंगला से लाइन उठा के आपने साहिवाल पहुंचानी है, तो क्या साहिवाल के अंदर जो डेयरी फार्म्स हैं, चक एल बे, 21 एल बे या 21 गाह बे में जो जानवर वहां पे अगर 2-4-5 हजार मौजूद हैं, तो क्या वहां पे ही एनर्जी की प्रोडक्शन करके वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके लाइन लॉसेस कम होंगे एज कंपेयर टू तरबेला से साहिवाल बिजली पहुंचाने के। और ये तो लाइन लॉसेस हैं। दूसरा, वो जो केबल आप, मतलब हाई टेंशन केबल्स जो आप लेकर आ रहे हैं, जिससे आपने ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करनी है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, क्या उसकी, मेरा ख्याल है फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में, क्या वहां पे बायो एनर्जी सिस्टम्स नहीं रख सकेंगे? आपको पता है कि हम एक नस्ट में भी एक इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है, और उसके ऊपर भी वो माइक्रो ग्रिड कनेक्टिविटी, जिसमें बायोमास की डायरेक्ट बर्निंग से और इंसिनरेशन से, जिसके अंदर सिन गैस जो है वो एक सिस्टम है, उसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो माइक्रो प्रोजेक्ट्स लग जाए, और हर आदमी अपनी 100 किलोवाट, 50 किलोवाट, 200 किलोवाट एनर्जी उसी इलाके में प्रोड्यूस करे, इंस्टेड कि वो डिपेंडेंट हो कि अच्छा मेरी बिजली आएगी रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, और मैं रात को 10 बजे जाके तो अपने खेतों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चलाऊंगा। बिल्कुल लोगों को सोलर पे कन्वर्ट होना चाहिए,
लेकिन एग्रीकल्चरल रेजिड्यू जो है, क्रॉप वेस्ट है, हमारी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो राइस हस्क, जो राइस जो है, पैडी फील्ड्स जो हैं, उनको बर्न हम करते हैं, और उसके ऊपर भी पाबंदी अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने लगाई है और उसके ऊपर भी सख्ती की है। तो वो बर्न करने के बजाय क्या उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता टू प्रोड्यूस एनर्जी? तो ये सवालात हैं अगेन पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, उन थिंक टैंक्स के लिए भी जो टेक्निकल थिंक टैंक्स हैं, और अगेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, और हमारे वो तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एम्पायर्स जिनकी हैं, उनको भी ये सोचना है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ही इनका सेवियर है। वरना आसान तरीका तो वही है जी, मैंने डीजल इंपोर्ट कर लिया, मैंने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर लिया, मेरा घर चल गया। जब तक ये कलेक्टिव सोच जो है ये डेवलप नहीं होगी नेशन की, उस वक्त तक हम इसी तरह डिपेंडेंट रहेंगे इन रिसोर्सेज पे, और ये अल्टीमेटली डिप्लीट होने हैं, अल्टीमेटली ये डिप्लीट होने। और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल फिर मैं कहूंगा कि अभी आपका जो वेस्ट स्विच वाटर है, उसके ऊपर तो अभी काम सोचा ही नहीं जा रहा कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। मैं ये अक्सर कहता हूँ, मैं अपनी कई प्रेजेंटेशंस में कह चुका हूँ कि जनाब मुझे लाहौर का गंदा पानी दे दे, मैं लाहौर को बिजली दे दूं और रावी साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात। और मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट का एक इंटरेस्ट ये भी होना चाहिए कि जैसे हमने स्टार्ट में बात की, यूनाइटेड नेशंस के एसडीजीज हैं, और उन एसडीजीज के कुछ सेट टारगेट्स मिले हुए हर मुल्क को जो 2030 तक फुलफिल करने हैं। उसको हमने कैसे फुलफिल करना है, वो टारगेट्स अचीव कैसे करने हैं, उसके लिए सोलर को भी बीच में आना पड़ेगा, हाइडल को भी बीच में आना पड़ेगा, बायोगैस को भी बीच में आना पड़ेगा। वो टारगेट्स इतने आसान नहीं है मीट करना, मगर अगर हम मीट करते हैं तो फिर सोचें कि पाकिस्तान की रेपुटेशन कितनी अच्छी हो जाएगी ऑल ओवर द ग्लोब। और जहां तक बिजनेसेस की बात है, बिजनेसेस का इसमें ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि इसमें फाइनेंशियली भी कुछ कार्बन क्रेडिट्स की भी बात होती है। जब यूनिडो और नस्ट वाला जो प्रोजेक्ट हो रहा था, तो उसमें एईडीबी के साथ जब बातचीत हो रही थी, तो कार्बन क्रेडिट्स का उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि कार्बन क्रेडिट्स जो है वो भी एक बिजनेसेस के लिए एक वैल्यू पॉइंट हो सकता है कि उनको कुछ कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे इसमें। बिल्कुल, देखिए कार्बन क्रेडिट के बगैर हमने काम किया है और हमने ग्रो ही किया है। मतलब है कि हमें सब्सिडीज भी नहीं मिली, हमने इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं ली हमने, और हमने एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ग्राफ को हमने मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हम कर सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ मेरे से बहुत ज्यादा अक्लमंद लोग जो है वो इस मुल्क में मौजूद हैं, और मेरे से ज्यादा बेहतर उनके पास टीम्स मौजूद हैं। तो लोगों को इस फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और ये यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज जो है, कन्वर्जन ऑफ वेस्ट, जो व्हाटएवर वी आर वेस्टिंग, वो अगर हम उसके ऊपर चले जाएं तो यकीन करें कि जो कॉज हम लेके चलें, मैं समझता हूँ कि वो मेरे बाद ये दिया इंशाल्लाह बहुत जलेगा, बेफिक्र रहे। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक और बड़ा पॉजिटिव होकर ये बात कह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं बिल्कुल, अब मेरे ख्याल में ये काफी हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को इन सारे टारगेट्स को बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे जरा इसको टैकल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी वक्तन फवक्तन कुछ हैकाथॉन्स करवाते रहते हैं। पेंडेमिक के दौरान हेल्थ हैकाथॉन्स हुई थी, तो अब शायद एनर्जी हैकाथॉन्स का भी टाइम आ गया कि इनको एनर्जी हैकाथॉन्स करवानी चाहिए। उसमें बहुत आइडियाज लेकर आते हैं जो यंगस्टर्स हैं, सिर्फ ये कि एक प्लेटफॉर्म मिलने की देर होती है। तो वो प्लेटफॉर्म जब आता है तो हेल्थ हैकाथॉन के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे। मैंने कुछ फॉलो किए था उनको लिंक्डइन पे, मगर आई एम श्योर कि अगर एनआईसीज एनर्जी हैकाथॉन्स करवाएंगे और इस तरह का एक ट्रेंड आएगा, एक अवेयरनेस आएगी, तो आइडियाज तो बहुत आ जाते हैं। हमारे माशाल्लाह से टैलेंटेड यूथ है, टैलेंटेड माइंड्स हैं, उनके आइडियाज तो खैर आप छोड़ दे, पाकिस्तान का टैलेंट जो है ना वो तो अबव एवरेज टैलेंट है पाकिस्तान का। सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसको प्रॉपर हार्नेस करके और उनको बताना चाहिए। असल में प्रॉब्लम वही है, हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो टेक्निकल से ज्यादा ना वो आप समझ लें कि इकोनॉमिक्स का ज्यादा उसमें ना अमल दखल है। क्योंकि देखिए बच्चे हमारे जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी बैकग्राउंड है पाकिस्तान की अभी भी, और उन बच्चों के वालिदैन जो है ना वो बेचारे मुनासिब इनकम वाले वालिदैन। तो उनकी पहली कोशिश यही होती है कि साडा पुत्र जड़ा है ना, ये साड़ी धी जड़ी है ना, दबा दबा सी जड़े 4 साल वाए ने ना होते
वो 4 साल के बाद जो ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले तो उसके हाथ में डिग्री के साथ नौकरी भी होनी चाहिए। तो वो एक ये जो अभी मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा अभी हमें टाइम दे देना चाहिए। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, वो इकबाल का वो शेर है ना, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो इंशाल्लाह जरखेज तो हम हैं। ये तो इकबाल का शेर का जो दूसरा हिस्सा है वो हमें बता रहा है कि जरखेज हम हैं, उसमें टैलेंट का इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वो जो नमी की जो बात है कि उनको कैसे डिराइव करना है, कन्वर्टिंग देयर टैलेंट इनटू इकोनॉमिक्स, तो वो बस किसी तरह से वो हमें समझ में आ जाए। और वो डेफिनेटली ये जो आप इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रही हैं, डेफिनेटली ये बहुत सारा जो है ना, ये इनको ये रास्ता दिखा देंगे। बल्कि आज के पेपर में यूएसएड ने एक बहुत बड़ा इश्तिहार अखबार में आया हुआ है, और वो भी दोबारा उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें वो $7.5 मिलियन की बात कर रहे हैं पर प्रोजेक्ट की, कि कोई भी जो है वो उनकी ये फंडिंग ले सकता है। इसी तरह यूनिडो ने बहुत सारा काम किया। आपको पता है GIZ जर्मनी वाले जो है उन्होंने भी पाकिस्तान में काम किया है। उसके अलावा यूके की जो है, इंग्लैंड की जो है एक, उन्होंने भी ये काम किए। तो लोग तो मौजूद हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो अभी आपको भी मालूम है कि स्टेट बैंक की एक पॉलिसी आ गई हुई है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को भी पता है पाकिस्तान के अंदर एक जो इंटरेस्ट रेट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बहुत कम हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, वो लोग जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। चले सब्सिडी अगर नहीं मिल रही तो इंटरेस्ट रेट इतना नीचे आ चुका हुआ है कि आप स्टेट बैंक ने थ्रू कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आपको बिजनेसेस के लिए यानी कि ये प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, ना सोलर के नहीं, आप बायोमास के प्रोजेक्ट्स लगा लें, आप बायोगैस के लगा लें, आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लगा लें। तो इन सारी चीजों के लिए जो है वो कमर्शियल बैंक से अब फंडिंग और फाइनेंसिंग जो है वो आसान हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कमर्शियल सेक्टर के लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनको चीप सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिले, और वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे पास वेस्ट मौजूद है उसकी किसी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये कहीं कहीं पे एक रास्ता मिलना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह ये लोगों का अभी है कि थोड़ी सी हिम्मत करें। लेकिन मैंने भी थोड़ी सी ही हिम्मत की थी तो अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो ये थोड़ी लोग हिम्मत करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह, वैसे भी फारिग ही है ना, आजकल पेंडेमिक है, फारिग ही लोगों के पास काम नहीं है, इस तरफ आ जाओ यार, सारे आ जाओ, रास्ता हम दिखा देंगे। सही। और आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे तो फिर वेबसाइट पे जो आपके कांटेक्ट हैं दे आर अप टू डेट। उसमें जो ईमेल एड्रेस है दैट इज वर्किंग, उस पे जो फोन नंबर्स हैं दैट इज वर्किंग, व्हाट्सएप इज वर्किंग, एंड आई एम अवेलेबल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द आवर्स ऑफ द डे। और एक्सक्यूज मी, जो सेल नंबर लिखा हुआ है वेबसाइट पे वो डायरेक्ट मेरे पास ही होता है। तो इसलिए किसी को भी अप्रोच करना मेरे लिए फर्स्ट हैंड अप्रोच के ऊपर आप मेरे पास आ सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, ये कमर्शियल नहीं, अगर किसी को कोई टेक्निकल डिस्कशन भी रिक्वायर्ड है तो वो उसके ऊपर भी हम उनको हेल्प करने के लिए बिल्कुल राजी हैं। हमारा मकसद जो है, ऑब्जेक्टिव जो था, देखिए वैसे ना इससे बड़ी कम एफर्ट में ना बहुत ज्यादा बेहतर पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ पर्पस भी तो होना, पर्पस और कॉस्ट जो आपने शुरू में बात की, मेरा दिल दुखता है जब मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस देखता हूँ या एनवायरमेंटल क्राइसिस देखता हूँ, या मैं अपनी, देखिए मैं फिर मुझे तो अपना वो बचपन याद आता है ना कि जब हम रावी जाते थे तो उसके पानी के अंदर, ये लाहौर की नहर के अंदर हम बड़े आराम से नहा लेते थे। उसका पानी जो था उसमें मछली होती थी, उसमें एक्वाटिक लाइफ होती थी। तो अभी मैं साल एक पहले कुछ दोस्तों के साथ हम रावी के लिए नीचे उतरे, तो आप यकीन करें कि मुंह पे हाथ रखना पड़ा, इतनी उस पानी में से जो सीवेज वाटर की स्मेल थी। तो नतीजा ये था कि वो हमने अपने जो रिसोर्सेज बर्बाद किए हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई आदमी कहे, मुझे साबित कर दें कि पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग
सफर कर रहे हैं, जो हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, मुझे कोई लॉजिक एक बता दें कि हम क्यों गरीब हैं। वो उसकी रीजन मुझे एक ही नजर आती है, वो हम हैं जिम्मेदार, और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं अपने रिसोर्सेज का बेड़ा गर्क करने में, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल की बात आप कर लें, चाहे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बात कर लें, चाहे हमारी इखलाकियात की बात कर लें, उन सबको बर्बाद करने में बाहर से कोई नहीं आया। और अगर किसी ने बाहर से आके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया भी है तो कैटलिस्ट हम पहले ही तैयार बैठे थे कि जनाब हमने तो अपने ऊपर तेल छिड़का हुआ है, आए आप हमारा नशेबंद बर्बाद कर दें। मैं ये समझता हूँ कि अब अगली नस्ल को, हमारे बाद वाली आप लोग जो हैं, उन लोगों को ये सोचना और समझना है कि हमने इस मुल्क को संवारना कैसे। 60-70 साल किसी मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि उसकी जो एज है वो कोई इतनी बड़ी एज नहीं है। अगर आप चाइनीज हिस्ट्री, हम अपने आप को चाइना से, मैं थोड़ा सा इस साइड पे अगर आप मुझे इजाजत दें 1-2 मिनट की, कि देखें हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, जी चाइना भी हमारे साथ आजाद हुआ और वो किधर चला गया। जनाब चाइनीज हिस्ट्री जो है वो हजारों साल पर मुहित है उनका कल्चर, और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ने कहा कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। तो आप समझ रहे हैं कि उस वक्त भी वो टेक्नोलॉजिकली इल्मी एतबार से अरबों के लिए वो फिर भी एक एडवांस्ड जो है वो नेशन मौजूद थी। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को इंडिया से, मैं बहुत प्रो पाकिस्तानी और एक जिसे आप कह लें कि प्राउड पाकिस्तानी के तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो इंडिया एंड इटसेल्फ, इंडस सिविलाइजेशन जो है या गंधारा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो हजारों और सैकड़ों सालों से पुरानी है। तो वो कांग्रेस जो है वो 1886 में बन चुकी थी, सबसे पुरानी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है इस खित्ते की। ठीक हो गया। तो हम तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग आबाद हैं, ये खित्ता पहले नॉन एग्जिस्टेंट था एज ए नेशन, एज अ कंट्री, एज वन यूनिट। तो अभी तो हमारी एज बड़ी छोटी सी है, तो हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन बाय सेइंग दैट मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी इसके बाद खत्म हो जाती है। ये मोटिवेशन रखे अपने पास, बड़ा थोड़ा सा भी हमारी जिंदगियों का टाइम, इस मुल्क की जिंदगी का टाइम गुजरा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। और अगर हम चाहें तो देखें, अगर यूके ने तरक्की की, उसने 200 साल लिए और उसकी आबादी अगर 2 करोड़ थी तो हमारी 20 करोड़ है, जिसमें से 10 करोड़ वर्किंग क्लास है, वर्किंग हैंड्स हैं। तो एक दिन के अंदर अगर हम मेहनत करें तो एक दिन के अंदर 1 घंटे में हम 10 करोड़ घंटे काम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। और 8 घंटों में 80 करोड़ बैन आवर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। वो वाली यंग लॉट जो कि हम कह रहे हैं यंग है, हमारे स्टैट्स बताते हैं, तो व्हाई आर वी नॉट वर्किंग। हमें सिर्फ और सिर्फ ये तवज्जो देनी है कि अपने अंदर झांकना है। बिल्कुल सही बात है, और सॉल्व भी खुद ही करना है इन सारे प्रॉब्लम्स को। और जहाँ जहाँ हम फॉरेन रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं, कोलैबोरेशन एक अलग बात है, उनसे सीखना अलग बात है, मगर जहाँ पर हम खुद एक काम कर सकते हैं मगर बस वैसे ही नहीं करना। जैसे एक रीसेंट एग्जांपल में कल पढ़ रही थी कि रमीज राजा पॉइंट आउट कर रहे थे कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम फॉरेन फर्म्स को बुलाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो वैसे हम टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास कोई भी अप टू द मार्क ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी नहीं है जो which is run by Pakistanis, और उसमें पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो कवर कर रहा हो। क्रिकेट के भी हम इतने दिलदादा हैं, हमें तो नेशनल स्पोर्ट के लेवल तक। तो रमीज राजा साहब से कहें, मैं माजरत के साथ रमीज भाई, मेरा ख्याल है कि इतना सारा अगर हमें ये, माशाल्लाह आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आई एम फाउंड ऑफ यू। और आपके बड़े भाई वसीम हसन राजा जो हैं वो मरहूम जो हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लाहौर में सर्विसेज क्रिकेट ग्राउंड में जब खेलते थे तो उस वक्त हम बच्चे होते थे तो हम उनको क्रिकेट खेलते हुए देखते थे। मैं एक बड़ी ऑनेस्ट बात करूंगा रमीज भाई कि मेरा ख्याल है कि बाहर से आके किसी ने नहीं हम पे इन्वेस्ट करना। उनकी जब टेक्नोलॉजी बिक रही है, उनकी जब कंपनी को मुनाफा जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हिम्मत हम करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आप खोलें, हम खोलें। मैं आपसे मुराद ये कह रहा हूँ कि वो पंजाबी में जेड़ा बोले वही
बुआ खोले कुंडा खोले। तो मैं ये समझता हूँ कि यू शुड ऑल्सो टेक द लीड, और पीसीबी के पास बड़े मुनासिब फंड्स मौजूद हैं, और पीएसएल एक बहुत बड़ी सक्सेस है, पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है, और हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं हर सेक्टर में कोई ना कोई थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले जी, तो फिर तो वो असल में हम वही बात है, वो एक घबराहट है इनिशियल, और उसकी वजह यही है। हाँ जी, उसमें रीजन वही है ना कि यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे को ये वाला रास्ता दिखाने वाला, उंगली पकड़ के उसका ये खौफ दूर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है। मतलब आपको पता है, बड़े सबर आजमा जो है ना, उसमें मराहल आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो उसमें जो है वो बुजुर्गों ने एक वो बड़ी पुरानी, और मेरे वालिद साहब मुझे जो तरबियत जब हमारी वो कर रहे थे, तो एक वो बड़ी पुरानी कहावत है, चट्टी हट्टी और खट्टी, कि पहले साल चट्टी उसके बाद खट्टी एंड देन हट्टी। तो वो उसके मैं उसको कन्वर्ट इस तरह से कर रहा हूँ कि पहले साल चट्टी का मतलब ये है कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, योर टाइम, योर मनी, योर एफर्ट्स। So this is the investment that you have to make. This is what Chatti is. Second, once you invest for 1 year, आप ये करें और आप सस्टेन करें, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका ब्रांड एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। ये वही बात है कि रेवग्रीन का ब्रांड जो है वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश हुआ। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। आप सोशल मीडिया की तो आप बहुत सारी पावर मौजूद है, आप यू कैन एस्टैब्लिश योर ब्रांड इन ओवरनाइट, बट आपको वो 1 साल की इन्वेस्टमेंट, आपको लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं। आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज मैच्योर हो रही होती हैं, आपका कस्टमर आपको बता रहा होता है कि आपके क्या फ्लॉज हैं, आपको कौन सा रास्ता लेना है, कस्टमर केयर आपको कैसे करनी है, तो मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, प्रमोशन के कौन से एरियाज है। तो एक तो ये है। दूसरे ईयर आपका फिर डेफिनेटली आपका ब्रांड एस्टैब्लिश होता है। वंस यू हैव एन एस्टैब्लिश ब्रांड, जिसने जो क्यों एस्टैब्लिश हो रहा होता है, क्योंकि आपने कस्टमर सर्विसेज दी होती है, आपने अपनी प्रोडक्ट को ओन किया होता है। लेट्स से अगर आपकी प्रोडक्ट में फॉल्ट भी आ गया है, तो आप अपने कस्टमर को ये मैसेज देते हैं कि जनाब प्रोडक्ट कोई मसला नहीं, वी कैन रिप्लेस योर प्रोडक्ट, वी कैन रिटर्न योर मनी, बट आपका हमारे साथ जो ट्रस्ट का लेवल है, क्योंकि आपने हम पे उस वक्त ट्रस्ट किया जब हमें कोई नहीं जानता, तो अब आप हम पे इन्वेस्ट कर दिए, ट्रस्ट कर दिए, तो हमें आपका ट्रस्ट नहीं बर्बाद करना। तो आपका फिर ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाता है, आपका नाम एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद फिर जब ये वाला काम हो जाता है, तो फिर आपके पास रेफरल बिजनेस आता है, तो फिर आप आगे चलते हैं। देखिए हमारा भी जो पिछले 10 साल में हमने जो काम किया है, वो यही किया है कि हमने सस्टेन किया है, अपनी हट्टी डेवलप की है, और अब जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप हमसे सवाल पूछ रही हैं कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और एट दिस एज जब लोग रिटायरमेंट के करीब होते हैं, उस वक्त भी अभी भी आप मुझे देख लें कि आई एम स्टिल यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत ही अच्छा अच्छी हमें बातें सुनने को मिली और कुछ हमने सीखा भी, और आई होप कि इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो जब आपसे नेक्स्ट हम इंटरव्यू करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कुछ महीने बाद बहुत शुक्रिया आपका, इम्प्रूवमेंट हुई। एंड में अगर आप कोई बुक हमें रेफर करना चाहें, कोई बुक बताइए जो पढ़नी चाहिए, कोई आपकी फेवरेट बुक हो, कोई पॉडकास्ट। आपका क्या ख्याल है हमारे लिए कौन सी बुक सबसे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए? फिर मेरा सवाल, मैं सवालों पे सवाल बहुत करता हूँ। डिपेंड करता है, मतलब अभी तक जो मेरे पास रिकमेंडेशंस आई हैं, अगर आप कुरान शरीफ की तरफ जा रहे हैं तो वो फिर एक एक रिलीजियस बुक, गाइडेंस, हिदायत के लिए। देखिए रिलीजियस बुक नहीं है, कुरान इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। हाँ जी, उसको मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा टॉप ऑफ द बुक्स कि अगर आप उसको प्रॉपरली स्टडी करें और उससे अगर आप नॉलेज सीख करना चाहें, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी बिजनेस लाइफ है, चाहे आपकी पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, तो मैं समझता हूं कि कुरान में वो तमाम के तमाम रास्ते बयान किए गए हैं बड़ी डिटेल के साथ। सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। अच्छा, कुरान वाई बिल्कुल सही बात। मेरा एक सवाल है आपसे, आपके पास मोबाइल तो होगा ना? डेफिनेटली जी, लैपटॉप भी है जिससे अभी हम कम्युनिकेट कर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वो गैजेट्स, वो प्रोडक्ट्स जो हम ओवरऑल अपने इर्द गिर्द, जो हमने खुद जिस भी प्रोड्यूसर ने बनाई है, मसलन मोबाइल कंपनी ए ने एक मोबाइल बनाया, तो उसके साथ एक वो छोटी सी बुकलेट देता है, हाउ टू यूज माय प्रोडक्ट।
ठीक हो गया। बिल्कुल तो सही। मुझे ये बताएं कि उसकी जो वो बुकलेट है वो तो मौजूद है, और इतनी बड़ी जो ह्यूमन मशीनरी है जो हजारों साल से चल रही है, आपका क्या ख्याल है उसको कैसे सही जिंदगी गुजारनी है, उसके लिए कोई किताब नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही। ये आप मुझे उसका भी, इंसानों का भी और एक वो मैनुअल किताब होना कौन चाहिए। लिखे? अच्छा, अब वो किताब लिखे कौन? क्रिएटर ही लिखे, जिसने क्रिएट किया क्रिएटर ही वही लिखे। तो बिल्कुल अब सही। क्रिएटर ने तो किताब लिख लिख के वक्तन फवक्तन उतार दी भी है, तो अब हम ना पढ़ें उस किताब को और उस क्रिएटर से हमारा ताल्लुक ना क्रिएट हुआ हो, तो फिर प्रोडक्ट सही चलेगी कि गलत चलेगी? ये बताएं। गलत चले। गलत चलेगी। तो बड़ी सादी सी बात है कि अगर जो लोग भी चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सुकून आए और मैं सक्सेसफुल बनूं, अब सक्सेस की भी डेफिनेशन आपके पास ही होनी चाहिए कि आप सक्सेस किसको कह रहे हैं। सक्सेस आया फिरौन वाली चाहिए आपको, जो दुनियावी है कि जी बहुत सारा पैसा हो, ये गाड़ी हो, वो हो, बिल्कुल ठीक है, हम दे देते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट सक्सेस। बट देख लीजिएगा इटर्नल लाइफ में फिर साथ आपका किसके साथ होगा? फिर उनके साथ ही होगा। तो आप और मैं बताएं कितने लोग हैं, किसी भी चाहे मजहब से उनका ताल्लुक हो, कितने लोग हैं जो हेल में जाना पसंद करेंगे फिरौन के साथ, या वो जाना पसंद करेंगे मूसा के साथ? सही बात। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पहली बुक जो है ना, मजहबी इल्हामी किताब का किसी भी आदमी को वहां से रास्ता लेना जरूरी है। दूसरी बात यह है, बिल्कुल। और इसके अलावा कई बुक की बात करें तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा, बुक्स ही बुक्स हैं। आप मेरे से नाम पूछना शुरू कर दें, फिर मैं कहूंगा सीरत की किताब पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद मेरे बेटे ने एक बुक रिकमेंड की, गुड डैड बैड डैड। अगर कोई चाहता है कि अपनी औलाद के साथ उसका, या रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, बहुत सारे लोग जो है रॉबर्ट कावासाकी या इस तरह से कुछ उसके ऑथर। जी जी। उसके अलावा जो है मैं मेरा चूंकि रुझान थोड़ा सा तसव्वुफ की तरफ रहा है, तो इसलिए मुझे ना ज्यादा जो है वो तारीखी किताबें और तसव्वुफ की किताबें जो है ना, वो मुझे उनकी तरफ थोड़ा सा रुझान रहा है। और हिस्ट्री में मैं हीरोज को पढ़ना बड़ा पसंद करता हूँ, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी दौर से हो। तो क्यों उन हीरोज ने जो एफर्ट्स की होती हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, मैं समझता हूँ कि लोगों की आप ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें, कोई भी ऑटोबायोग्राफी। मैं समझता हूँ कि आपको कायदे आजम के बारे में, कायदे आजम की लाइफ के बारे में जो बुक्स हैं वो जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से आपको पता लगेगा कि उन्होंने एक ब्रिटिश फ्रेमवर्क में रहते हुए किस तरह ये मुल्क हमारे लिए क्रिएट कर दिया। मैं वो जसवंत सिंह की जिना से कायद तक किताब है, जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जसवंत सिंह ने लिखी हुई है बुक। तो वो मैं बुक पढ़ रहा था, तो वो बावजूद इसके कि वो उनका ताल्लुक कांग्रेस से था, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी उनके रितबुल लिसान थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो शान है, जो उनका वे ऑफ लाइफ था। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बेदाड़ी के सूफी हैं। उनके बारे में जरूर पढ़े। और इकबाल की शायरी, जिस आदमी को जहां कहीं मायूसी हो रही हो ना कुरान पढ़ने के बाद, तो वो इकबाल की शायरी पढ़नी शुरू कर दे, मैं देखता हूँ वो कैसे बुरा होता है। ठीक ठीक, फुल ऑफ मोटिवेशन, optimism. Always, you will always find me a motivational person. और मेरा ख्याल है कि जिस दिन अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला रहा होगा, उस दिन भी अगर मुझे किसी को आखिरी नसीहत करनी होगी तो वो यही करनी होगी कि भाई अपने रब की रहमतों से मायूस ना होना, एफर्ट करते जाओ। मैं एक आखिरी शेर में अपनी बात एंड करूंगा। वो मैंने अक्सर ये सुनाता हूँ कि वो माली काम में पानी लाना, पर मशका पावे, मालक दा काम में फल फूल लाना, लावे या ना लावे। अच्छा, मैंने इस शेर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर दी, अगर आपकी इजाजत हो, कि माली दा काम में पानी लाना, पर मशका पावे, यानी कि आपका काम है एफर्ट करना, पूरी एफर्ट करो। मालक दा काम में फल फूल लाना, एवी ना लावे कि जब आपने पूरी एफर्ट कर ली तो अल्लाह ताला आपको फ्रूट्स क्यों नहीं देगा? ये सवाल का जवाब दे दे मुझे।
पर यकीन तो यही रखना चाहिए, भरोसा तो तो यही रखना ये चाहिए है। कि मिलेगा। फिर आपने मुझे एक और जगह से फिर पकड़ लिया, यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातहे आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। हमें ये इकबाल फिर तरबियत दे रहा है, यकीन मोहकम किस पे? अपने ऊपर, अपने रब के ऊपर, अपनी जात के ऊपर, अपने कॉज के ऊपर। ठीक हो गया? अमल पे हम, कॉन्टिन्यूस एफर्ट, नॉन स्टॉप एफर्ट, डे एंड नाइट। आप हार रहे हैं, आपके पास मुश्किल वक्त आ गया, एफर्ट आपने नहीं छोड़ा। यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातहे आलम। और याद रखिएगा कि डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, जब लोग आपकी मुखालफत करें तो आप मीठे हों, मोहब्बत भरे हों। किससे मोहब्बत? अपने, फिर वही अपने कौज से, अपने आप से, वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उनसे, और फिर उसके बाद जिहाद जिंदगानी में इकबाल कह रहे हैं कि तुम्हें कामयाबी के लिए जिंदगी के जो अमली जिंदगी है उसमें तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये चार चीजें तुम अपने अंदर पैदा कर लो और फिर देखो कि रिजल्ट क्या है ये मर्दों की शमशीर है। तो मुझे किसी और चीज की सारी जिंदगी जरूरत नहीं पेश आई। मुझे हमेशा से यही चीजें जो है, मैं जिंदगी में कई दफा जीरो पे और नेगेटिव पे आया हूँ। जब मैंने ये रेव ग्रीन भी एस्टेब्लिश की थी तो उसके बाद एक टाइम आया, मैं 4 to 5 मिलियन के डेट पे था, मेरा कैश फ्लो जीरो पे था, और मेरे बच्चे दोनों यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे थे। तो कहाँ से वो सारा सिलसिला बना? वो अल्लाह की बात है। वो यकीन मोहकम था। मुझे लोगों ने बड़ा कहा, आज भी कहते हैं यार छोड़ दें बायोगैस, यार कुछ क्या रखा है, आप ऐसा करें सोलर में चले जाएं, आप ऐसा करें इसमें चले जाएं। मैं ये बस आखिरी बात थी, बस जो मैंने, अगेन मोटिवेशन का तो कोई एंड नहीं है मेरा, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जब भी आप मुझे दोबारा मौका देगी मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। और आपका चैनल जो है, अल्लाह ताला उसको, मेरी दुआ है कि दिन रात दुगनी और चौगनी तरक्की दे, और अल्लाह ताला इसमें आप इसी तरह लोगों को मोटिवेशन देती रहें। अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले, रहमतें आपके ऊपर हों। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह ताला कुछ महीने बाद हम फॉलो अप की एक मुलाकात रखेंगे और उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है रिन्यूएबल एनर्जीज का कितना ट्रेंड आया, गवर्नमेंट ने कितना इस पे पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं और हमें मोटिवेट किया है कि हम जो है यूथ इसमें आए, एंटरप्रेन्योर्स इसमें आए और पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स की रिन्यूएबल एनर्जी से फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।